Unit 2, Advent of Europeans and Consolidation of British Power in India. This is our unit number 2. उसमें से आज जो हम डील करने वाले हैं वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ये यूनिट फर्दर डील करता है कि इंडिया जो है ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यानी जस्ट व्हेन ब्रिटिशर्स मेड देयर कॉन्क्वेस्ट हियर, इंडिया की क्या कंडीशन थी पॉलिटिकली, सोशली, इवन इकोनॉमिकली इन दैट मैनर। देन हम यूनिट के एंड में बात करेंगे एक्सपांशन की, कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ा, और उसके कंसोलिडेशन की, कि कैसे उन्होंने यहाँ पर अपने एम्पायर को कायम किया और इतने लंबे अरसे तक वो यहाँ पर रहे, और कैसे इंडिया ब्रिटिश पावर के अंडर आया। ये सब हम देखेंगे हमारे यूनिट 2 में। बट अब हम शुरू करेंगे यूरोपियंस के अराइवल के साथ, उनके एडवेंट के साथ। और जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट यूरोपियन इज गोइंग टू बी द पोर्चुगीज, राइट। सो चैप्टर नंबर 3. Though we talk of ancient, medieval, even modern periods in history, but we have to understand that history is a continuity. वो चलते ही जाता है. It is not always easy to distinguish clearly when one period ends and another begins. Although हमने हिस्ट्री को हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत से डिफरेंट कंपार्टमेंट में डाल रखा है, हम उसे एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, बहुत ही अलग अलग नामों से और पीरियड से बुलाते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूटी, जो चलते ही जाता है। और हम बहुत स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि यहाँ ये पीरियड खत्म हुआ और ओके दिस ईयर दैट पीरियड बिगैन। नहीं, हम उस एरा की बात कर सकते हैं कि अराउंड दिस टाइम ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग मॉडर्न इंडिया की भी बात करते हैं, जो कि मैंने आपको कहा कि 1757 बैटल ऑफ प्लासे को माना जाता है कि ये मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा हिस्ट्री है वो इतना कट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ वो ईयर को हम नहीं कह सकते। यस, डेफिनेटली ऐसा माना जाता है कि यही मोस्ट करेक्ट टाइम है जहाँ से मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद से ही चीज़ें बदली, राइट। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के बारे में सोचें एंड स्पेसिफिकली ऑफ मॉडर्न इंडिया, सो इट्स बिगिनिंग विद द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। अगर हम चाहते हैं कि हम यूरोपियंस के अराइवल की इंडिया में जो है उसके बारे में जानें, उसकी हिस्ट्री देखें, तो मॉडर्न इंडिया की चीज़ समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मिडीवल इंडिया में, मिडीवल पीरियड में। किसी की शुरुआत को हम कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं जब तक हमें जस्ट बिफोर दैट, उससे बिल्कुल पहले क्या हो रहा था ना पता हो। सो हमें जाना पड़ेगा 15th सेंचुरी में, indeed to a time even before the Mughals came and established their empire. यानी अगर हमें देखना है कि यूरोपियंस का भारत में कब आगमन हुआ, कब अराइवल हुआ, तो हमें मिडिवल इंडिया जाना पड़ेगा। और इवन एज बैक एज कि अभी तक मुगल भी नहीं आए हैं, हमें उस वक्त में जाकर समझना पड़ेगा कि क्या थी एक्चुअल कंडीशन और कैसे पोर्चुगीज इंडिया में आते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर राइड of medieval, modern, or altogether Indian history. Okay? The Portuguese in India. The quest for and discovery of sea route to India. Quest होता है तलाश, quest होता है to search. किस चीज़ की सर्च एंड किस चीज़ की डिस्कवरी हो रही थी? अ सी रूट टू इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैवलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया जो होता था वो ऑफकोर्स होता था सी रूट, सी वेज। और क्यों एक नए सी रूट की तलाश हो रही थी? क्या अभी तक उनके पास सी रूट नहीं था? हम तो देखते हैं कि एंशियंट इंडिया के वक्त से ही भारत के दुनिया भर में ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं। तो जब हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा क्या हो गया कि एक नए रास्ते की तलाश हो गई? सो वही हम जानेंगे हमारे आज के लेक्चर में। सो ये बात है जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जब रोमन एम्पायर गिरने लगा, और ये वक्त था 7th सेंचुरी का।
सो कभी भी एक पावर जब नीचे जाएगी, एनी वन वुड गो डाउन, उसकी जगह एक दूसरी पावर 100% लेती है. सो अगर हम कहेंगे कि रोमन अम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उनकी जगह किसने ली? सो उनकी जगह जो है अरब्स ने ले ली. अब ये जो अरब थे, रोमन अम्पायर के गिरने की वजह से इनका जो कब्जा है, इनका जो डोमिनेशन है वो इजिप्ट और पर्शिया में बढ़ गया. अब पर्शिया और इजिप्ट में अरब का डोमिनेशन कायम हो गया. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड कि जो यूरोप और इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करता था रोमन अम्पायर के वक्त, अब अरब्स के डोमिनेशन की वजह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया. अब with that, the easy accessibility to the Indian commodities like spices, calicoes, silk, and various precious stones that were greatly in demand was affected. जैसा कि मैंने कहा, जब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया तो जो वो इजीली एक्सेस कर पाते थे इंडियन कमोडिटीज को, यूरोपियंस, अब उनके लिए वो मुश्किल हो गया. क्या थी वो कमोडिटीज? तो हमारे स्पाइसेस और स्पेसिफिकली ब्लैक पेपर. कैलिकॉज मतलब क्या होता है? कैलिकॉज एक्चुअली कॉटन को कहा जाता है, इंडियन कॉटन, कैलिकॉज. देन सिल्क, और जो बहुत से प्रेशियस स्टोन्स इंडिया में अवेलेबल थे, इन सब की डिमांड थी यूरोप में. बट अब वो उनके लिए मुश्किल हो गया. क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि अरब का डोमिनेशन अब इजिप्ट और पर्शिया में हो गया. सो अब जो पावर थी वो रोमन यूरोपियन लोगों से हटकर अरब्स के पास चली गई. किस चीज़ की पावर? इस पर्टिकुलर रूट की जहां से इंडिया और यूरोप कनेक्ट होते थे. अब आ जाते हैं 1453 में, अनदर बहुत ही लैंडमार्क टाइम पीरियड. और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो, इट वॉज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल यानी हम बात कर रहे हैं बाइजेंटाइन अम्पायर की, जो कि एक क्रिश्चियन अम्पायर था. अब बाइजेंटाइन अम्पायर 1453 में इट फेल. अब अगेन अगर ये पावर डाउन होगी तो इसकी जगह कौन लेगा? तो इसकी जगह ले ली ऑटोमन टर्क्स ने. बाइजेंटाइन को रिप्लेस कर दिया 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने, जो कि मुस्लिम्स थे. नाउ मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट्स. अब किसके थ्रू जाएगी? अरब मुस्लिम्स के थ्रू. क्योंकि हमने देखा जब रोमन अम्पायर गिरा तो अरब ने उसकी जगह ले ली, और जब यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ तो ऑटोमन टर्क्स पावर में आ गए. सो अब अगर यूरोप टू इंडिया में कुछ भी आना जाना है या कुछ भी कमोडिटीज का ट्रेड होगा, सो देयर वुड बी अ मिडल मैन, और ये मिडल मैन थे अरब्स मुस्लिम. अब जो द रेड सी का ट्रेड रूट था, जो कि हमेशा से यूज हुआ करता था, वो बन गया एक स्टेट मोनोपोली. किन की स्टेट मोनोपोली? कौन से स्टेट के कब्जे में ये सब आ गया? ये आ गया इस्लामिक रूलर्स के हाथ में, और इसकी वजह से उन्हें ट्रेमेंडस रेवेन्यू मिला. जैसे हमें, अगर हम आज के टाइम से इसे कंपेयर करना चाहें तो हमारे रोड पे जो टोल नाके होते हैं और हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, राइट? सिमिलरली ये जो सी रूट था रेड सी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेड सी का जो ट्रेड रूट था, जो एंशियंट टाइम से यूरोप और इंडिया को कनेक्ट किए हुए था, अब वहां पर मोनोपोली हो गई अरब ट्रेडर्स की, और ये बन गया एक स्टेट मोनोपोली. और किसका रूल था? तो इस्लामिक रूलर्स थे. इन्हें यहाँ से ट्रेमेंडस रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन मिलने लगा, और जो भी चाहता था कि वो इस रूट को यूज करे उसे बहुत ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था. सो अगर एक ट्रेडर यहाँ पर इतने टैक्स देकर जाएगा किसी मार्केट में, सो उसका जो अल्टीमेट जो उसे मुनाफा मिलने वाला है वो कम हो जाएगा. और इसी चीज को खत्म करने के लिए, ये मिडिल मैन को खत्म करने के लिए एक नए रास्ते की तलाश शुरू होती है. अब ये तो हो गया पानी के रास्ते की बात, वाटरवेज. व्हाट अबाउट लैंड रूट्स? जमीनी रास्तों का क्या था? सो द लैंड रूट्स टू इंडिया वर आल्सो कंट्रोल्ड बाय अरब्स.
अब इन द सर्कमस्टांसेस द यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू वेयर टू इंडिया। अब तलाश शुरू होती है यूरोपियंस की एक रास्ता सी रूट ढूंढने की जो इंडिया से कनेक्ट हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 15th सेंचुरी। हम 1453 देख चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो चुका है और इस्लामिक रूलर्स जो है पावर में है। नाउ 15th सेंचुरी यूरोप जो था इट वाज ग्रिप्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस। अब ये सवाल आता है रेनेसांस होता क्या है? तो रेनेसांस अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो इसे कहा जाता है न्यू बर्थ, और इसे कहा जाता है रिवाइवल। रिवाइवल, न्यू बर्थ किस चीज का? तो ये वो वक्त था जब साइंटिफिक टेम्पर अपने पीक पर था, जब नए चीजें सर्च करने का जज्बा लोगों में भरा हुआ था। ये वो वक्त है जब नई चीजें ढूंढी जाएंगी और नई चीजें इन्वेंट की जाएंगी और शिप्स बनाई जाएंगी और समंदर में जाकर नए रास्ते ढूंढे जाएंगे। दिस इज द टाइम ऑफ रेनासांस। और ये कहाँ पर आया हुआ था? ये आया हुआ था यूरोप में। अब रेनेसांस के आने की वजह से एक्सप्लोरेशन में बहुत तेजी आई। एट द सेम टाइम यूरोप में बहुत ही ग्रेट एडवांसेस हुए। किस चीज में? शिप बिल्डिंग कैसे की जाए, नेविगेशन कैसे हो समंदर में। और देयर वाज एन ईगरनेस पूरे यूरोप में किस चीज के लिए? सी वॉयजेस को लेकर, समंदरी सफर करना और नए रास्ते ढूंढना। और वो किस रास्ते को ढूंढना चाहते थे? सब ढूंढना चाहते थे रास्ता पूर्व का, ईस्ट का। और उनका मतलब क्या था? एवरी वन वॉन्टेड टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। बट ये सवाल भी हमारे जहन में आता है कि वाई एवरी वन वॉन्टेड टू कम टू इंडिया? वॉट वॉज देयर दैट एवरी वन वॉज सो लस्टफुल अबाउट? सो इंडिया की जो कमोडिटीज थी, जैसा कि हमने अभी देखा कि जो वहाँ के स्पाइसेस थे या फिर कैलिकॉस और सिल्क या फिर जो प्रेशियस स्टोन्स थे, इन सब की डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ से सफ़र शुरू होगा एक नए रास्ते को ढूंढने का। बट लेट मी जस्ट शो यू वेरी क्विकली कि रेड सी का जो ट्रेड रूट था, जो अरब्स ने अभी कंट्रोल कर लिया था, जो अब ऑटोमन टर्क्स की पावर में था, वो एक्चुअली कैसा था और किन एरियाज से निकलता था। सो हैव अ लुक। ओके, एज यू कैन सी दिस इज यूरोप। ओके, दिस इज यूरोप, दिस इज द रेड सी एंड हियर वी हैव इंडिया। ठीक है, सो अगर यूरोप से किसी को इंडिया आना है सो उसे यहाँ से आकर रेड सी या फिर सुएज कनाल से होकर इंडिया आना होगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा इजिप्ट और पर्शिया पर कब्जा हो चुका था, डोमिनेशन थी अरब्स की, और ऑटोमन टर्क्स का भी कंट्रोल हो चुका था यूरोप साइड रोम पर। सो अब अगर किसी को यूरोप से आना है और इस रास्ते से गुजरना है तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था अरब्स को। सो इसी रास्ते का एक फाइंड आउट करने के व्हाट कुड बी द सेकेंड वे टू रीच टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव टू वेज। या तो आप रेड सी के थ्रू आएंगे और यू वुड टेक द लैंड रूट। लेकिन अगेन हियर वी हैव पर्शिया, अगेन हियर वी हैव कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये भी कंट्रोल में था अरब्स के। सो नाउ द क्वेस्ट बिगिंस, हाउ टू रीच इंडिया। The Red Sea trade route for you. Now let's continue with the class. The economic development of many regions of Europe was also progressing rapidly with the expansion of land under cultivation. The introduction of an improved plow, scientific crop management such as crop rotation, and increased supply of meat. Prosperity also grew, and with it demand for oriental luxury goods also increased. जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यूरोप में इस वक्त जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टाइम चल रहा था। यहाँ की जो ज़मीनें थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अब कल्टीवेशन में आ गई थी, यानी ज़्यादा ज़मीनों पर फसलें उगाई जाने लगी थी। क्यों ये ऐसा हुआ?
क्योंकि ये रेनेसांस का वक्त इन्होंने देखा था। यहाँ पर अब साइंटिफिक डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे अच्छे तरीके से किसानी करने के लिए हल आएंगे, प्लाव्स आएंगे, क्रॉप मैनेजमेंट नाम की टेक्निक, क्रॉप रोटेशन के कैसे एक क्रॉप के पास दूसरी पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, उन्हें इन सब नॉलेज का पता चलेगा और यही वजह होगी कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन ये सब जो इंक्रीज सप्लाई था उससे मीट का सप्लाई भी बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर खेती होने लगी और जो कैटल्स थे, जो मवेशी थे, वो भी मल्टीप्लाई होने लगे। अब इसकी वजह से जरूरत बढ़ी स्पाइसेस की, मसालों की, कुकिंग के लिए, साथ ही साथ ये जो एक्सेस मीट था उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसे बरकरार, उसे सही से लंबे वक्त तक रखने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं ओरिएंटल लग्जरी यानी जो ईस्टर्न लग्जरी थी, जो इंडियन लग्जरी थी, वो जो गुड्स थे, जो कमोडिटीज थी, उनकी मांग दिन ब दिन बढ़ते चली गई। और अब यूरोपियन के सामने एक नया मसला खड़ा था और वो था नए सी रूट की तलाश करना। वेनिस और जेनोवा, which had earlier prospered through trade in Oriental goods, were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major exploration on their own. वेनिस और जेनोवा जैसे जो स्मॉल स्टेट्स थे और नेशन थे, ये जो है एक वक्त में ओरिएंटल गुड्स की ट्रेड में बहुत ही प्रॉस्पर करते थे, बहुत ही आगे थे, इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड थे। लेकिन उनके पास इतनी भी पावर नहीं थी वो ऑटोमन टर्क्स, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद बाइजेंटीन अंपायर का खात्मा करके सुएज कनाल पर रेड सी का जो ट्रेड रूट था उस पर अपनी कंसोलिडेशन की थी पावर की। और ना ही उनके पास इकोनॉमिकली इतनी पावर थी, ना ही पॉलिटिकली, कि वो बड़े एक्सप्लोरेशंस कर सके। एक्सप्लोरेशन कहाँ पर? तो सी रूट ढूंढने के लिए नेविगेशन और शिप बिल्डिंग में बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन कर सके और बड़े बड़े क्रू को भेज सके जस्ट टू फाइंड अनदर रूट। वहीं अगर हम नॉर्थ यूरोपियंस की बात करें, सो दे वर रेडी टू एड पोर्चुगल एंड स्पेन with money as well as men, even as the Genoese were ready to provide ships and technical knowledge. See, अभी कोई एक यूरोपियन पावर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो हर पॉइंट से डील कर सके, लेकिन जो नॉर्थ यूरोपियंस थे वो बिल्कुल तैयार थे पोर्चुगल और स्पेन की मदद करने के लिए, ताकि ये दोनों नेशन जाएं और एक्सप्लोर करें। उसमें उन्होंने उनसे की इकोनॉमिकली एज वेल एज मैन पावर में मदद की। वही अगर हम जेनोवा की बात करें तो इट वाज रेडी टू गिव द शिप्स एंड द टेक्निकल नॉलेज शिप बिल्डिंग के लिए और साथ ही साथ नेविगेशन में जो ज़रूरत थी। इसके साथ एक नई समंदरी ताकत वो पैदा करना चाहते थे और वो जो इसका भार है वो पोर्चुगल और स्पेन पर आता है। It is also to be noted that Portugal had assumed the leadership in the Christendom's resistance to Islam. अभी यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो मेन रीज़न था वो तो इकोनॉमिक था, क्योंकि जो ट्रेड सी रूट था वो बंद हो गया था और यूरोपियंस को डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के साथ बनाना था और उन्हें एक नया सी रूट चाहिए था। रीजन नंबर 1। बट जैसा कि हम जानते हैं जो यूरोपियंस थे या फिर जो रोमन एम्पायर था, इवन जब जो बाइजेंटीन एम्पायर था, वो सब क्रिश्चियंस थे। ओके, दे बिलीव्ड इन क्रिश्चियनिटी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर अरब्स और इवन ऑटोमन टर्क्स, बोथ वर मुस्लिम्स। जब पोर्चुगीज ने लीडरशिप एक्सेप्ट की तो फर्स्ट रीजन तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक था, ट्रेड का था, बट सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाज इस्लाम को रोकना, द रेजिस्टेंस टू इस्लाम। Even as it had taken on itself the spirit of exploration that characterized the Genoese.
ऑफ कोर्स जो एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट थी वो थी वहां पर। हिस्टोरियंस ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि द आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ओशन रूट टू इंडिया ये एक ऑब्सेशन बन गया था यूरोपियंस के लिए। वो अपनी लिमिट से बाहर जा चुके थे इस ज़रूरत के लिए, और अब ये उन पर एक ऑब्सेशन के तौर पर काम कर रहा था। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो प्रिंस हेनरी जो थे पुर्तगाल के, इवन उन्हें निकनेम भी कहा किया गया एज नेविगेटर। नेविगेटर होता है वो जो रास्ता तलाश करता है। He was so keen to find a way to circumvent the Muslim domination of the Eastern Mediterranean and all the routes that connected to India to Europe. जो प्रिंस हेनरी थे पुर्तगाल के, वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस थे टू फाइंड अ वे कि इंडिया को डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट किया जा सके अपार्ट फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग रेड सी का रूट है। Pope Nicholas V gave Prince Henry a bull in the year 1454, conferring on him the right to navigate the sea to the distant shores of the Orient, more specifically as far as India, in an attempt to fight what Islamic influence and spread what Christianity. However, प्रिंस हेनरी का ये ख्वाब पूरा होने से पहले ही डाइड। बट उनका ये ख्वाब पूरा हुआ और वो हम आगे जानेंगे, बट उनके सामने ये नहीं हो पाया। सो इसका क्या मतलब है? पोप निकोलस द फिफ्थ गेव प्रिंस हेनरी अ बुल। सी उस वक्त अगर हम देखें, और जैसे कि मैंने कहा कि पोर्चुगल वॉज ऑल्सो अ क्रिश्चियन नेशन, सो वहां पर उन्हें उनके पोप जो उनके रिलीजियस हेड है उनकी परमिशन दी गई। इट वॉज जस्ट फॉर द नेम सेक, लेकिन फिर भी टू होम, टू द प्रिंस हेनरी। और यहां से शुरू होता है सी में नया रास्ता ढूंढने का पुर्तगाल का सफर, और इस्लामिक इन्फ्लुएंस को खत्म करने का और क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करने का। बट ही डाइड बिफोर इट कुड टेक इन टू प्लेस। देन कम्स द ईयर 1497 एंड एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास, जो कि 1494 में हुई थी। इसमें क्या हुआ कि जैसा कि हमने देखा कि पोर्चुगल और स्पेन को सभी अलग डिफरेंट नॉर्दर्न यूरोपियन नेशंस और इवन जिनोवा, दे वर रेडी टू हेल्प दीज टू कि आप आगे जाएं एंड फाइंड अ वे। बट अब सिचुएशन ये थी कि पोर्चुगल और स्पेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन किस एरिया के साइड जाएगा टू फाइंड अ रूट। सो इस ट्रीटी के जरिए पोर्चुगल और स्पेन ने जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था, सी आप देखेंगे कि हर चीज का दो रीजन होगा करने का। एक तो ऑफ कोर्स होगा उनको अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी है, बट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन उनके लिए रिलीजन भी होगा, और जो यहाँ पर होगा क्रिश्चियनिटी। सो पोर्चुगल और स्पेन जो है जितने भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको डिवाइड करेंगे एक इमेजिनरी लाइन के जरिए जो कि अटलांटिक ओशन में होगी, और वो जाएगी दूर कहाँ तक? केप वर्दे आइलैंड तक। और इस ट्रीटी के जरिए पोर्चुगल के हिस्से में आया दैट इट कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट of the line while Spain could claim everything to the west, और इसी ईस्ट में था ओरिएंट। The situation was thus prepared for Portuguese incursions into the waters around India. इस ट्रीटी के जरिए पोर्चुगल को कंप्लीट राइट और अथॉरिटी मिल गई स्पेन के साइड से और डिफरेंट यूरोपियन नेशंस के थ्रू दैट दे कैन गो टुवर्ड्स the Indian waters. Then it has been seen that the Portuguese navigator, whose name was Bartholomew Dias, he rounded the Cape of Good Hope in Africa and sailed up the eastern coast. He was well convinced that long sought after sea route to India. See, at that time no one has any Google map, no one has any sort of map with regard to a new route to India. So जब वो लोग डिफरेंट लोकेशंस पर लैंड करेंगे पहली बार,
अ लॉट ऑफ नेविगेटर्स एंड एक्सप्लोरर्स, उन्हें लगेगा कि वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं। और ऐसा ही हुआ बार्थोलोम्यू डियस के साथ कि उन्होंने केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका से सेल किया एंड वो ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचे और उन्हें लगा कि ठीक है, हमें इंडिया का सी रूट मिल गया है। बट it was only 10 years later that an expedition of Portuguese ships set out for India in 1497 उस ट्रीटी के बाद and arrived in actually in India in less than 11 months time। और वो वक्त था मई 1498 का। और हम सब जानते हैं कि वो कौन था, किसकी लीडरशिप में पोर्चुगीज इंडिया का सी रूट ढूंढकर इंडिया में कैलिकट पर लैंड करते हैं। ऑफ कोर्स दैट वाज वास्को ड गामा एंड ही केम विद द 3 शिप्स। और इनके साथ इंटरेस्टिंगली एक गुजराती पायलट था जिनका नाम बताया जाता है अब्दुल माजिद। कुछ सोर्सेज में उनका नाम मालम भी आता है। और वो लैंड होते हैं कैलिकट में 1498 में। और यहाँ से इंडियन हिस्ट्री का रास्ता बदलने वाला है। पहली यूरोपियन पावर इंडिया में आ चुकी है और वो भी एक नए रास्ते से। जब वो कैलिकट में लैंड होते हैं सो वहां पर द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट जो के थे ज़ैमोरिन, उनका नाम हमें इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन स्क्रिप्चर्स में मिलता है समुथरी, बट पोर्चुगल प्रोनाउंसिएशन से इट कॉल्ड एज ज़ैमोरिन। However, he had no apprehension to the Europeans' intention. See, इंडिया एंशियंट टाइम से ट्रेड करता आ रहा है फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन पीपल के साथ, और इस वक्त भी अरब्स के साथ ट्रेड चल रहा था। सो व्हेन पोर्चुगीज केम एंड ज़ैमोरिन की कोर्ट में जाकर दे सेड वी वांट टू डू ट्रेड, तो ज़ैमोरिन को कोई एप्रीहेंशन नहीं था। ही डिड नॉट हैव एनी डाउट और एनीथिंग ओ व्हाट वुड हैपन, नो, बिकॉज ट्रेडिंग वाज टेकिंग प्लेस। As the prosperity of his kingdom was due to Calicut's position, जो कैलिकट की पोजिशनिंग थी वो साउथ इंडिया में था ऑफ कोर्स, और वो एक पोर्ट सिटी था। वो उसकी जो कंडीशन थी इतनी फ्रेंडली थी विथ रिगार्ड टू कोई भी अगर सी रूट से आता था, और इसी वजह से कैलिकट बहुत ही प्रॉस्पर रहा। एंड ज़ैमोरिन अकॉर्डेड अ फ्रेंडली रिसेप्शन, उन्होंने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया वास्को डी गामा को। लेकिन जो खुश नहीं थे वो थे अरब्स ट्रेडर्स, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था मालाबार कोस्ट में, सदर्न इंडिया की कोस्ट पर। वो थे बड़े एप्रीहेंसिव और वो बहुत कीन नहीं थे, बहुत खुश नहीं थे पोर्चुगीज की यहाँ पर अराइवल होने से। जो इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम रहा और जो इंडियन ओशन ट्रेड है वो सेंचुरीज से कई लोगों के बीच में होता रहा। इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, ये सब लोग हमेशा से इंडिया के ओशन में ट्रेड करते रहे हैं और इसमें कभी कोई हॉस्टिलिटी नहीं रही। एवरीवन वाज रियली हैप्पीली डूइंग दैट स्टफ among the others, but these participants has acted according to some tacit rules of conduct and none had sought overwhelming dominance। जब ये सभी लोग इंडिया से ट्रेड करते थे या इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क में काम करते थे, सो एवरीवन वाज डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, और किसी ने डोमिनेंस, हेजिमनी या मोनोपोली यानी सबको खत्म करके अपना अकेले की पावर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश नहीं की। दे वर क्वाइट फ्रेंडली एंड उनका बस एक ही मकसद था कि हमें प्रॉफिट हो। दे डिड नॉट वर्क कि कोई और यहाँ पर ट्रेड कर ही ना सके। लेकिन ये सिचुएशन थी पोर्चुगीज के आने से पहले। जब पोर्चुगीज इंडिया में लैंड होते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, बिकॉज दे वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय हाउ, सो बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स। और उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था? ऑफ कोर्स वो थे अरब्स। पोर्चुगीज मोनोपोलाइज करना चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि उनके अलावा किसी और का कंट्रोल ना हो, वो सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर रहे और कोई भी पनपे ना उनके अलावा। और वो ये करना चाहते थे, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, जो उनके साथ में डिफरेंट ट्रेडर्स थे, उन्हें एक्सक्लूड करके, उन्हें निकाल कर
और उनके निशाने पर ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा थे अरब्स. So students, that's it for today. We'll meet in the next class.